हमारे विषय में जो नक्सलबाड़ी शब्द जुड़ा हुआ है, दरअसल यह एक गांव का नाम है। पश्चिम बंगाल में तराई अंचल में जो दार्जिलिंग जिला है, उसमें सिलीगुड़ी अनुमंडल में नक्सलबाड़ी गांव है। उस इलाके में चाय की खेती होती है, चाय बागान ज़्यादा हैं। उसी गांव में 1967 में अप्रैल और मई में एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत होती है किसानों के बीच से, और देखते ही देखते वह जो आंदोलन है वह पूरे देश में, देश के कई हिस्सों में आग की तरफ फैल जाता है। असल में जो 1967 का नक्सलबाड़ी आंदोलन है, उसके केंद्र में मूलतः भूमि की समस्या है। उस इलाके में लंबे अरसे से जो गांव में खेती बाड़ी करने वाले छोटे किसान थे और गरीब किसान थे, जो खेतीहर मजदूर थे, जो लगातार बटाई पर खेती करते थे, तो जो धनी किसान थे, जो जमींदार थे, वो उनका बहुत ही दमन करते थे। वे उत्पीड़ित होते थे, उनका हक और हकूक मारा जाता था। उनका जो श्रम था उसका उचित लाभ उनको नहीं मिलता था। इतना ही नहीं, सामंती उत्पीड़न इतना था कि उन गरीब किसानों, खेतीहर मजदूरों की स्त्रियों के साथ भी गलत व्यवहार किए जाते थे। तो उन दिनों 67 में जब नक्सल आंदोलन शुरू हुआ तो उसके केंद्र में भूमि की समस्या थी। तो लगातार अंदर ही अंदर चीज़ें पक रही थीं। लोगों का आक्रोश, लोगों का गुस्सा संचित हो रहा था। और उन दिनों जो इस पूरी आंदोलन के सूत्रधार और अगुआ थे चारू मजुमदार, वे चारू मजुमदार उन दिनों वहाँ की स्थानीय इकाई के, ज़िला इकाई के CPIM के सचिव हुआ करते थे। बहुत ही दिलचस्प बात है कि 1967 में पश्चिम बंगाल में भी संविध सरकार बनी थी, और उस संविध सरकार में वाम मोर्चा भी शामिल था, जो पारंपरिक वाम था, और उसके नेता ज्योति बसु होम मिनिस्टर थे। लेकिन जब चारू मजुमदार के नेतृत्व में भूमि को लेकर के, अपने हक और हकूक को लेकर के जब गरीब किसान सामने आए और जब उनका आंदोलन शुरू हुआ, तो सबसे ज़्यादा दमन उस संविध सरकार ने किया। होम मिनिस्टर ज्योति बसु ने उस पूरे आंदोलन को दबाना और कुचलना चाहा, लेकिन वह एक ऐसा आंदोलन था जो अपनी एक दिशा तलाश रहा था, जिसके अपने कुछ लक्ष्य थे। तो देखते ही देखते वो पूरा आंदोलन बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में तेजी से फैल गया। जगह जगह, गांव-गांव में किसान समितियां बनने लगी, और यह आंदोलन, नक्सल आंदोलन जो था, सशस्त्र आंदोलन था।
और उन दिनों जब हिंदी प्रदेशों में यह आंदोलन फैला तो भोजपुर में जो पहला गांव था, जहाँ तक मेरी जानकारी है, एकवारी गांव, जहाँ से नक्सल आंदोलन शुरू हुआ धनी किसानों, बड़े जमींदारों के खिलाफ में। मुजफ्फरपुर में मुसहरी में यह आंदोलन पहुंचा। तो उन दिनों एक नारा बहुत ही पॉपुलर था आंदोलन कर रहे किसानों के बीच में कि जोते बोए काटे धान, खेत का मालिक वही किसान। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो 1967 का साल है हमारे देश का, वो बहुत ही उथल पुथल का, वो बहुत ही जटिल चुनौतियों का साल है। 1967 में ही हमारे देश में कम से कम 7 राज्यों में संविध सरकारें बनती हैं। पहली बार जो हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, रूलर पार्टी कांग्रेस, उसकी केंद्रीयता टूटती है और विपक्ष में जो लोहियावादी हैं, जो सोशलिस्ट हैं, वो केंद्र में आ जाते हैं। उनके साथ वाम मोर्चा भी मिल जाता है। तो 1967 में एक तरफ ये बहुत बड़ा बदलाव था, जो विपक्ष था वह मुखर हो रहा था। एक तरफ तो ये माहौल था, दूसरी तरफ नक्सलवाड़ी आंदोलन शुरू हुआ था, सशस्त्र। कुछ 67 के पहले हम जाएं तो देखें कि 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ और जिसमें भारत की हार हुई, उन दिनों हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको पूरी दुनिया में शांति दूत कहा जा रहा था और जो लगातार अपने पड़ोसियों पर भरोसा कर रहे थे, चीन पर भी भरोसा कर रहे थे, लेकिन उनको चीन ने भी दगा दिया, धोखा दिया और अचानक उसने हमला किया। और उसमें हमारे देश की सेना बहुत ही हिम्मत के साथ लड़ी और डट के मुकाबला किया, लेकिन फिर भी चीन ने हमारा बहुत कुछ हिस्सा ले लिया और अंततः हमारी हार हुई। तो 1962 का जो साल है वो बहुत ही महत्व का साल है और इन सारी घटनाओं का हमारे समाज पर, जो हमारा साहित्य था, तमाम भाषाओं का, उस पर गहरा असर हो रहा था। और ये कहा जाता है कि 1962 से हिंदी में कविता में, कहानी में, अन्य कई विधाओं में मोह भंग की शुरुआत होती है। तो 62 का ही साल था। दूसरी ओर 1964 में ही आप देखिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है और एक तरह से कहा जाता है कब नेहरू के बाद कौन। अंततः विकल्प सामने आता है और लाल बहादुर शास्त्री उसके हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। वो एक अलग पूरा का पूरा चैप्टर है। 1964 में ही जब नेहरू की मृत्यु होती है, राणा प्रताप जी नमस्कार, केशव भाई नमस्कार, बहुत सारे मित्र आ रहे हैं और मैं अपनी बातों पर केंद्रित हो रहा हूँ, इसीलिए बाद में आप सभी मित्रों के प्रश्नों पर बात होगी और आप लोगों से मुखातिब होऊंगा। तो 1967 में बहुत उथल पुथल थी और 64 में मैं जैसा कि कह रहा था कि नेहरू की मृत्यु के साथ साथ हमारी हिंदी में भी एक कवि की मृत्यु होती है
और वे हैं गजानन माधव मुक्ति बोध। तो 1967 तक आते आते हमारी हिंदी कविता में कई तरह के गतिरोध आ गए थे। अगर थोड़ा हम पीछे जाएं, क्योंकि हमको नक्सलबाड़ी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में, नक्सलबाड़ी आंदोलन के संदर्भ में हिंदी कविता पर खास तौर से विचार करना है। इस आंदोलन का क्या असर पड़ता है और हमारी हिंदी कविता को कौन सी दिशा दृष्टि मिलती है, किस तरह की गति मिलती है, इस पर हमको बात करना है। तो मैं हिंदी कविता के 1967 के पहले की जो स्थितियां हैं उस पर कुछ बातें करना चाहूँगा। ये मित्रों सबको पता है कि हमारे देश में भी 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है और हिंदी कविता, हिंदी कहानी, हिंदी की अन्य साहित्यिक विधाओं में, पद्य में, गद्य में प्रगतिवाद की शुरुआत होती है। प्रगतिशील आंदोलन का हमारे साहित्य पर गहरा असर पड़ता है। हिंदी ही नहीं बल्कि अन्य भारतीय भाषाओं में भी उसका गहरा असर पड़ता है। तो 1967 के पहले अगर देखा जाए तो 1936 में जो प्रगतिवादी आंदोलन शुरू हुआ था और जिसने हिंदी साहित्य को बहुत ही सही दिशा दी थी और हिंदी कविता जन सरोकार, जन मुद्दों से जुड़ी थी, जनता की इच्छाओं आकांक्षाओं की कविता में अभिव्यक्तियाँ होने लगी थी और कविता भी परिवर्तन का वाहक बना था, माध्यम बना था। तो ये प्रगतिशील आंदोलन की एक बहुत बड़ी देन थी। अब मैं बहुत उसके पहले के इतिहास में नहीं जाऊंगा। सबको पता है कि किस तरह रूस में 1917 में जब अक्टूबर क्रांति होती है इलिच व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में, तो पूरी दुनिया में उस क्रांति का, उस साम्यवादी आंदोलन का गहरा असर पड़ता है। पूरी दुनिया में तमाम भाषाओं में साहित्य की दिशा और दृष्टि बदल जाती है। तो हमारे देश में भी उसका असर होता है। और किस तरह से 1936 में जो प्रगतिशील लेखक संघ बना, तो उसके पीछे भी जो हमारे देश के कई इंटेलेक्चुअल्स जिसमें लोग पढ़ने गए हुए थे विदेशों में, तो उन लोगों ने किस तरह ई.एम. फॉरेस्टर से प्रभावित होकर के और किस तरह भारत में भी प्रगतिशील लेखक संघ की नींव रखी गई। 35 में लंदन में नींव रखी जाती है और 36 में भारत में, और अप्रैल में लखनऊ में उसका पहला अधिवेशन भी होता है और जिसकी अध्यक्षता करते हैं हमारे मशहूर कहानीकार प्रेमचंद। वह प्रेमचंद के जीवन का अंतिम वर्ष भी है, जिस वर्ष उन्होंने गोदान जैसा उपन्यास लिखा, कफन जैसी कहानी लिखी। तो वो जो तेजस्विता थी, वह जो प्रगतिशील आंदोलन की दीप्ति थी, प्रगतिशील आंदोलन की जो आभा थी, वो लगातार 55-56 तक हिंदी कविता को, हिंदी साहित्य को, हिंदी आलोचना को एक दिशा देती रही। असल में हुआ क्या कि 1936 से 43 तक हम लोग हिंदी में प्रगतिवाद पढ़ाते हैं, प्रगतिवादी हिंदी कविता। 36 से 43 तक, 43 से 1960 तक का जो पूरा का पूरा काल है हिंदी कविता में, यह प्रयोगवाद और नई कविता का है। और बहुत ही दिलचस्प है कि इस पूरे दौर का, इस दौर की पूरी कविता का जो प्रयोगवादी कविता है, जो 4 सप्तक है, इसके बाद 2 सप्तक और आते हैं 51 में और 59 में दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक। 3 सप्तकों का संपादन हिंदी कवि
अज्ञेय करते हैं, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और बड़ा दिलचस्प है, लोग कहते हैं कि जो तार सप्तक में 7 कवि हैं उनमें अधिकांश कवि विचारों से मार्क्सवादी हैं, लेकिन उनकी कविताओं का उनके आत्मकथ्य के साथ संपादन किया अज्ञेय ने। अज्ञेय के बारे में कहा जाता है कि ये भी एक दौर में सन 40 के दशक के आरंभिक सालों में फासिज्म के विरुद्ध थे। पूरी दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वार का, दूसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। नात्सीवाद, हिटलर का नाजीवाद जोर पकड़ रहा था। तो पूरी दुनिया एक तरह से संकट में थी। वर्ल्ड वार शुरू होने को था, एक वर्ल्ड वार हो चुका था। तो अज्ञेय जैसा आधुनिकतावादी विचारों का कवि भी फासिज्म के विरुद्ध था। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि तार सप्तक में मुक्तिबोध भी थे, रामविलास शर्मा भी थे, और कई कवि थे जो विचारों से प्रगतिवादी थे, जो विचारों से मार्क्सवादी थे, लेकिन अज्ञेय के नेतृत्व में जो संपादित हुए और तार सप्तक आया। लेकिन अंततः 1960 तक आते आते नई कविता कई तरह की रूढ़ियों में, कई तरह की जटिलताओं में फंस गई। नई कविता में जीवन गौण हो गया और जो समाज के मुख्य मुद्दे थे वो गौण हो गए और वैयक्तिक चेतना का स्वर प्रमुख हो गया। यानी कि लगातार उत्तरोत्तर जो नई कविता है, जो उसके कवि हैं, उनमें वैयक्तिक चेतना देखी जाती है। यानी उनकी कविताओं में एक तरह का संत्रास, एक तरह की कुंठा, एक तरह का घुटन, एक तरह का आत्मनिर्वासन का भाव, ये सब देखा जाता है। तो लगभग आलोचकों का मानना है कि जो हिंदी कविता में उस दौर में 50 के दशक में इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही थी, तो पश्चिम के देशों में सामाजिक स्थितियां इस तरह की थीं। तो कुल मिलाकर के ये पश्चिमी जीवन का यथार्थ था, जो हमारे कवियों की कविताओं में ध्वनित हो रहा था और व्यक्त हो रहा था। यानी कि हिंदी कविताओं में एक मिथ्या और नकली चेतना की, छद्म चेतना की अभिव्यक्ति हो रही थी। और इस पूरे दौर में, ये जो नई कविता का दौर है, इसमें उस दौर के जो सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं वे हाशिए पर चले गए थे। उन दिनों बहुत से ऐसे कवि थे जो लगातार अपनी संपन्न चेतना से अपने सामाजिक सरोकार के तहत कविताएं लिख रहे थे, लेकिन वे एक तरह से कविता की मुख्य धारा में नहीं थे। जैसे नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शील, इनकी चर्चा नहीं होती थी। तो 1960 तक आते आते हिंदी कविता, हिंदी की नई कविता एक खास तरह के मकड़जाल में, एक खास तरह की रूढ़ियों में फंस गई थी और बिंब और प्रतीक के बोझ से, उसकी दुरूहता से दम तोड़ रही थी, कराह रही थी। उसमें किसी तरह की ताजगी नहीं थी, उसमें ताज़े हवा के झोंके नहीं थे। और इसके बाद 1960 के बाद भी हिंदी में लगातार जो छोटे छोटे आंदोलन खड़े हुए, और कविता का आंदोलन, भूखी पीढ़ी, नंगी पीढ़ी, शमशानी पीढ़ी, क्रुद्ध पीढ़ी, बहुत सारे आंदोलन चले जिनको गिना पाना मुमकिन नहीं होता है। तो उनमें भी दो तरह के कवि थे, और कविता में भी दो तरह के कवियों की धारा थी। एक तरफ वे कवि थे जिनमें वैयक्तिकता थी, जिसमें वैयक्तिक चेतना थी, और जो बहुत ही अराजक होकर के कविता लिख रहे थे। और कविता पर अमेरिकन कवि एलन गिन्सबर्ग का प्रभाव था,
बीट पीढ़ी का। हिंदी में भी उसी के प्रभाव में क्रुद्ध पीढ़ी का आंदोलन शुरू होता है। तो 60 के बाद भी लगातार बहुत सारे कवि थे जिनका नाम यहाँ गिना पाना संभव नहीं है। तो वे लगातार बहुत ही फूहड़ तरीके से अपनी वैयक्तिक चेतना के साथ, अपनी इंडिविजुअल फीलिंग के साथ कविता लिख रहे थे। और कविता को लोगों ने जन सरोकारों से एकदम दूर कर दिया था। यानी वह कविता चंद लोगों के लिए लिखी पढ़ी जाती थी, आम आदमी का, कॉमन मैन का, और उन कवियों की कविता से कोई सरोकार नहीं था। लेकिन दूसरी ओर 1960 के बाद ही हमारे कुछ ऐसे भी कवि थे जो लगातार कविता को सामाजिक तथ्य से जोड़ने की, सामाजिक यथार्थ से जोड़ने की, सामाजिक चेतना से जोड़ने की, जन आंदोलनों से जोड़ने की निरंतर कोशिश कर रहे थे। वही दौर है जब हिंदी में शलभ श्री राम सिंह ने जुस्सावादी कविता का आंदोलन शुरू किया। और शलभ का नाम तो आप सब लोग जानते हैं, फैजाबाद के रहने वाले थे, कोलकाता में रहे, मध्य प्रदेश में भी रहे। उनका एक गीत 1967 के बाद बहुत ही पॉपुलर हुआ था, नफस नफस कदम कदम बस एक फिक्र दम बदम, घिरे हैं हम सवाल से हमें जवाब चाहिए, सवाल दर सवाल है हमें जवाब चाहिए। तो एक तरफ नक्सलबाड़ी का आंदोलन चल रहा था और दूसरी ओर जो सीधे नक्सल आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे वे कवि, वे गीतकार भी लिख रहे थे कि सवाल दर सवाल है हमें जवाब चाहिए। शील जो प्रगतिशील आंदोलन के बहुत बड़े कवि थे, कानपुर के रहने वाले थे, तो उन्होंने भी जब नक्सलबाड़ी का आंदोलन शुरू हुआ तो उनकी एक पंक्ति बहुत ही मशहूर है। वो कहते हैं कि बिचके बैल उलट गई गाड़ी, प्रश्न पत्र है नक्सलबाड़ी। तो उन्होंने कहा कि नक्सलबाड़ी एक प्रश्न पत्र की तरह है, एक ऐसा क्वेश्चन पेपर है जिसको सत्ता ने कभी हल करना नहीं चाहा, जिसको शासकों ने कभी हल करना नहीं चाहा। वो प्रश्न पत्र है, उसको हल किया जाना चाहिए। उधर शलभ भी सवाल की बात कर रहे थे, शील भी प्रश्न पत्र की बात कर रहे थे। तो ये वो कवि थे जो सीधे नक्सल आंदोलन से नहीं जुड़े थे, लेकिन नक्सल आंदोलन की आँच को, उसकी गर्माहट को महसूस कर रहे थे और बहुत ही जेन्युइन तरीके से अपनी कविता में अपना प्रतिरोध दर्ज कर रहे थे, अपने स्वर को उभार रहे थे। दूसरी ओर हिंदी में नक्सलबाड़ी आंदोलन के प्रभाव में आने के बाद कई कवियों ने कविताएं लिखी। तो हमको लगता है कि नक्सलबाड़ी आंदोलन के सीधे प्रभाव में आकर के उसके आरंभिक वर्षों में 67 से 70, 71, 71 और 72 का साल में लेता हूँ, जिन लोगों ने कविताएं लिखी 1967, 68, 69, 70, 71, 72 में एक ऐसी पीढ़ी आई जिसने सीधे नक्सल आंदोलन से जुड़ करके कविताएं लिखी। उन कवियों में जो 4-5 मुख्य हैं, उनमें एक कवि हैं वेणुगोपाल, दूसरे कवि हैं आलोक धनवा, तीसरे कवि हैं कुमारेंद्र पारसनाथ सिंह, इसी तरह से कुमार विकल, महेश्वर, ये लोग, गोरख पांडे, ये लोग सीधे नक्सल आंदोलन से जुड़ करके हिंदी में कविताएं लिख रहे थे, हिंदी में गीत लिख रहे थे। आलोक धनवा की एक बहुत ही उस दौर की पॉपुलर कविता है
जो लेफ्ट के बीच में काफ़ी सराही गई, वो है गोली दागो पोस्टर। यह वही दौर है 1967 के बाद का और 1972 के पहले का, जब हिंदी में बहुत सारी लघु पत्रिकाएं भी निकले। क्यों, समारंभ, उत्तरार्ध, उत्तरगाथा, वाम, कथा जैसी पत्रिकाएं, लघु पत्रिकाएं निकली और जिनमें लगातार जनता के मुद्दों को लेकर के, जनता के सरोकारों को लेकर के, उनके इश्यूज को लेकर के गहरी बहस होती थी, पार्टी लाइन को लेकर के गहरी बहस होती थी। 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन में एक विभाजन हुआ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का बंटवारा हुआ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बनी थी 64 में। और चारू मजूमदार जो नक्सलवाड़ी आंदोलन के अगुआ बने, जो सूत्रधार बने, वो भी CPIM में ही थे। लेकिन उन्होंने देखा कि भाई किसानों का, गरीब किसानों का, खेतिहर मजदूरों का लगातार शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उनका दमन किया जा रहा है, उनके साथ क्रूर व्यवहार किया जा रहा है, उनकी ज़िंदगी दूभर है। तो उन्होंने रिवोल्ट किया। तो ये नक्सल आंदोलन की एक बैकग्राउंड है और इस आंदोलन के सीधे संपर्क में आने के बाद 4-5 मुख्य कवि हैं, मेरा मानना है, जिन्होंने हिंदी में कविता लिखी और जिनको आज भी इतिहास की धारा में उनके सशक्त स्वर के साथ कोट किया जाता है, उनको याद किया जाता है। तो इन्हीं में जो वाम पत्रिका थी, जिसके संपादक थे चंद्रभूषण तिवारी। चंद्रभूषण तिवारी उन दिनों आरा जैन कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर थे और सब जानते हैं कि वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्क्सवादी विचारक, आलोचक भी थे। तो उन्होंने वाम के 3 अंकों का संपादन किया। वाम का एक अंक 1970 के आखिर में निकला और दूसरा 1971 में और तीसरा 72 में। वाम के कुल 3 अंक निकले। तो उसी में तिवारी जी ने आलोक धनवा की 2 कविताओं का प्रकाशन किया, गोली दागो पोस्टर और जनता का आदमी का। जब गोली दागो पोस्टर वाम में छपा, उसके दूसरे अंक में, शायद जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, 3 ही अंक निकले थे वाम के। तो उन्होंने 2 कविताओं को साथ रख करके उस पर अपनी टिप्पणी दी थी, संपादकीय। आलोक धनवा की कविता गोली दागो पोस्टर और आज के मशहूर कवि अशोक वाजपेयी, ये कविता थी जबरजोत। तिवारी ने उन दोनों कविताओं पर अपनी टिप्पणी की थी और एक तरह से दोनों की ही उन्होंने आलोचना की थी। तरह का ठंडापन है, जबकि दोनों में तो ये पूरा का पूरा दौर था। और गोली दागो पोस्टर आलोक धनवा की बहुत ही मशहूर कविता हुई थी और जिसको वो बहुत ही जोशीले अंदाज में जगह जगह सुनाते भी थे। इसी तरह से उन दिनों धूमिल पर भी इस आंदोलन का असर पड़ा। तो धूमिल ने तो एक कविता ही लिखी नक्सलवाड़ी के नाम से। नक्सलवाड़ी कविता में उनकी कुछ पंक्तियाँ बहुत ही मशहूर हैं, जिसको मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा है कि सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है। सहमत नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है। इसे बालिगों के बीच मत चालू करो। बहुत ही स्पष्ट है कि 70 के आसपास धूमिल जैसा कवि साफ साफ कह रहा था कि कविता में वही कविता समकालीन है जहाँ
असहमतियां हैं, जहां सत्ता के साथ, शासक वर्ग के साथ, व्यवस्था के साथ असहमतियां हैं, वो सहमत के विरुद्ध थे। सीधी सीधी बात है। और उन्होंने कहा कि भूख से पीड़ित जो लोग होते हैं वो भी दो तरह के। तो उन्होंने अपनी एक लंबी कविता पटकथा में एक जगह लिखा है कि एक ही संविधान के नीचे, एक ही संविधान के नीचे भूख से रिरियाती हुई फैली हथेली का नाम दया है। एक ही संविधान के नीचे भूख से रिरियाती हुई फैली हथेली का नाम दया है, और भूख से तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलबाड़ी है। जाहिर सी बात है कि एक तरफ वे लोग होते हैं जो भूख में ऐसे संकट के वक्त दूसरों के सामने अपनी हथेली फैलाते हैं। जैसे निराला की कविता है भिक्षु, दो टूक कलेजे के करता, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता वह आता। तो यहाँ धूमिल कहते हैं कि नहीं, नक्सलबाड़ी आंदोलन से जो जुड़े हुए लोग हैं वे वो लोग हैं कि भूख में जिनकी मुट्ठियाँ तन गई हैं, तो उन्होंने इसको नक्सलबाड़ी का नाम दिया। इसी तरह से आलोक धनवा की जो गोली दागो पोस्टर कविता है, वह कविता अपने आप में बहुत ही स्मरणीय है। आलोक धनवा जो उस दौर में नारा था कि जोते बोए काटे धान, खेत का मालिक वही किसान। तो अब देखिए किस तरह से यह पूरा नारा गोली दागो पोस्टर में आता है अपनी तरह से आलोक धनवा की कविता में। आलोक धनवा लिखते हैं, उनकी कविता में आक्रोश जो है, जो गुस्सा है, वह गौर करने योग्य है। जिस जमीन पर मैं अभी बैठकर लिख रहा हूँ, जिस जमीन पर बैठकर मैं अभी लिख रहा हूँ, जिस जमीन पर मैं चलता हूँ, जिस जमीन को मैं जोतता हूँ, जिस जमीन में बीज बोता हूँ और जिस जमीन से अन्न निकाल कर मैं गोदामों तक ढोता हूँ, उस जमीन के लिए गोली दागने का अधिकार मुझे है या उन दोगले जमींदारों को जो पूरे देश को सुदखोर का कुत्ता बना देना चाहते हैं। यह कविता नहीं है, आलोक लिखते हैं, यह कविता नहीं है। मैंने इस कविता का एक अंश कोट किया आप लोगों के सामने, लंबी कविता है। यह कविता नहीं है, यह गोली दागने की समझ है जो तमाम कलम चलाने वालों को, तमाम हल चलाने वालों से मिल रही है। तो ये वो दौर था जब एक हल चलाने वाले से एक कलम चलाने वाला एकाकार हो रहा था, उससे अपना तादात्म्य कायम कर रहा था, उससे अपना रिश्ता कायम कर रहा था। लेकिन मैं आप लोगों का ध्यान कुछ दूसरी ओर भी दिलाना चाहता हूँ कि उसी दौर में बड़े लोकप्रिय कुछ भोजपुरी के गीत भी लिखे गए, जिसमें गोरख पांडे का नाम आता है, और उनका वो मशहूर गीत कि हिलेले झकझोर दुनिया, या रमाकांत द्विवेदी रमता, दुर्गेश अकारी, विजेंद्र अनिल के भोजपुर में गीत बड़े लोकप्रिय हुए। इसी तरह से बंगला में सरोज दत्त, समीर राय, नवारुण भट्टाचार्य और अनेक कवियों की कविताएं नक्सलबाड़ी आंदोलन से प्रभावित होकर जो लिखी गई, वो जनता में बहुत लोकप्रिय भी हुई, पढ़े लिखे लोगों में बहुत पढ़ी गई और कोट की गई। इसी तरह से पंजाब में पाश के बारे में कहा जाता है कि पाश की पहली कविता ही 1967 में छपी थी, और हमारे जन संस्कृति मंच के साथी रामजी राय अपने एक लेख में कहते हैं कि पूरे देश में अगर नक्सल आंदोलन से जुड़े कवियों में किसी एक चुने हुए कवि का, एक रिप्रेजेंटेटिव कवि का नाम लेना होगा तो मैं पाश का नाम ले सकता हूँ।
वो कहते हैं कि पास जो कविता लिख रहे थे, तो वह हमारी जो पूरी प्रगतिशील कविता की परंपरा है, उसकी जो चेतना है, उसी परंपरा में वो है, लेकिन कुछ नई प्रवृत्तियों के साथ। रामजी राय पास को उस परंपरा से थोड़ा अलग भी करते हैं। वो कहते हैं कि पास ने कविता को गांवों पर केंद्रित किया, और उन्होंने कहा कि भाई गांव से शहरों को घेरा जाना चाहिए। तो ये पास का एक बहुत हिंदी पंजाबी कविता में क्रांतिकारी काम था, और पास ने भारत की अन्य भाषाओं की कविताओं को भी गहरे प्रभावित किया। पास सचमुच नक्सलवाड़ी आंदोलन के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में बहुत सारे कवि हैं, श्री श्री, चेराबंडा राजू, वरवर राव, इन लोगों ने महत्वपूर्ण कविताएं लिखी। अभी वरवर राव जन संघर्षों से जुड़े हुए हैं और जेल में बंद हैं, अब भी सत्ता का दमन वो झेल रहे हैं। लेकिन मैं कुल मिला के 2-3 बातें इसके आगे और कहना चाहता हूँ अपनी बात को बढ़ाने के क्रम में, कि बहुत जल्द हिंदी कविता में जो नई पीढ़ी आती है वह अपना ट्रैक चेंज कर लेती है, अपना रास्ता बदल लेती है। मैं अपने को हिंदी कविता तक केंद्रित करना चाहता हूँ, ताकि हमारी बहस डिरेल्ड ना हो, दिशाहीन ना हो। 1972-73 के आसपास ही एक नई पीढ़ी आती है, उसमें राजेश जोशी, अरुण कमल, उदय प्रकाश, नरेंद्र जैन, राजेंद्र शर्मा, इस तरह के बहुत सारे कवि सामने आते हैं। लेकिन बहुत ही दिलचस्प है कि जो त्वरा, जो छटपटाहट, जो बेचैनी, जो मुक्तिकामी चेतना 1967 से 71-72 के बीच आए कवियों के बीच में देखी जा रही थी, उनकी कविताओं में, जैसे आलोक धनवा में जो त्वरा देखी जा रही थी, उससे इस नई पीढ़ी ने अपना रास्ता बदल लिया। अभी कुछ दिन पहले फेसबुक लाइव पर मैं हिंदी के आज के दौर के महत्वपूर्ण कवि मंगलेश डबराल को सुन रहा था। तो उन्होंने कहा कि कविता में क्रोध नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कविता में करुणा होनी चाहिए, कविता में जीवन स्थितियों को आना चाहिए, क्रोध को नहीं आना चाहिए। कविता में क्रोध बहुत काम की चीज़ नहीं है। तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न पैदा हुआ कि हमारे यहाँ बहुत लोगों ने, अब हिंदी में एक आलोचक है रामचंद्र शुक्ल, मशहूर आलोचक हैं, हिंदी आलोचना का एक अच्छा डिपार्चर उनके यहाँ से देखने को मिलता है। तो उन्होंने क्रोध नाम का निबंध ही लिखा है। तो कहते हैं कि क्रोध जरूरी होता है, सात्विक क्रोध की जरूरत होती है। अब हमारी सभ्यता के जो पहले कवि माने जाते हैं, वाल्मीकि, उनका जो पहला अनुष्टुप छंद ही है, उसमें गुस्सा देखने को मिलता है, श्राप देखने को मिलता है। तो कविता एक साथ श्राप और संताप दोनों को वहन कर सकती है। खैर, ये एक गहरी डिबेट, एक गहरी बहस की मांग करता है ये जो मुद्दा है कि कविता में क्रोध को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन 1971-72 के बाद जो नई पीढ़ी आती है और जो अपने को कहती है कि हम प्रगतिवादी आंदोलन से या जनवादी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो इनकी कविता में जो विरोध दर्ज होता है, इनकी कविता में जो प्रोटेस्ट आता है, तो लगता है जैसे वो प्रोटेस्ट, वो विरोध जैसे सांस्थानिक हो, सत्ता पोषित हो। अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इन्हीं कवियों ने आगे चल करके
सबसे ज़्यादा पुरस्कार बटोरे। सबसे ज़्यादा साहित्य अकादमी पुरस्कार इसी पीढ़ी के कवियों को मिले। तो एक तरह का सजावटी विरोध, एक तरह का सजावटी प्रतिरोध इनके यहाँ देखने को मिलता है। जबकि इसी के बाद एक तरफ इमरजेंसी लागू होती है देश में, तानाशाही बढ़ती है, क्रूर दमन का दौर शुरू होता है शासक वर्ग का अपने देश में। जेपी मूवमेंट शुरू होता है, जिसको आगे चल के नागार्जुन खारिज करते हैं, कहते हैं कि तो खिचड़ी विप्लव है, इसमें सब मिले हुए हैं, ये कोई रिवॉल्यूशन नहीं है। तो कई तरह की चीज़ें घटित होती हैं, कई तरह की परिघटनाएं सामने आती हैं। एक तरफ तो 1970 के बाद, नक्सलबाड़ी आंदोलन के बाद हमारे बहुत से जो पुराने कवि हैं प्रगतिशील धारा के, वो सहसा सुर्खियों में आ जाते हैं और एक तरह से उनको नायकत्व का दर्जा मिलता है, जैसे नागार्जुन, केदार, त्रिलोचन। और बहुत दिलचस्प है कि ये ऐसे कवि हैं तीनों के तीनों जो पूरे दौर में, सप्तकों के पूरे दौर में उपेक्षित थे, जिनको कहीं कोई जगह नहीं मिली थी। तो वो केंद्र में आ जाते हैं। दूसरी ओर रघुवीर सहाय जैसा कवि, सर्वेश्वर जैसा कवि, जिन पर सोशलिज्म का, मॉडर्निज्म का प्रभाव रहा, तो ये लोग भी नक्सल आंदोलन के बाद एक तरह से अपनी दिशा कुछ बदलते हैं और ये भी नई पीढ़ी के नायक बनते हैं और नई पीढ़ी इनसे भी बहुत कुछ सीखती है। तो मेरा अपना मानना है कि हिंदी में जो कविता की धारा थी जो 67 में शुरू होती है, वो 71-72 में एक तरह से जो नक्सलबाड़ी आंदोलन से जुड़ करके कविताएं लिखी गईं, उनमें जो एक त्वरा थी, एक बेचैनी थी, एक आग, एक छटपटाहट थी, वो नहीं दिखती है। अरुण कमल की पीढ़ी, राजेश जोशी की पीढ़ी जिस तरह से आगे बढ़ती है, तो वहाँ एक तरह से नक्सलबाड़ी आंदोलन से हिंदी कविता का जो रिश्ता है वो विच्छिन्न हो जाता है। जो कवि प्रोमिनेंट होते हैं 8वें दशक में, वो एक तरह से सीधे उस आंदोलन से अपना रिश्ता नहीं रखते हैं। और जैसा कि भारत में कई कम्युनिस्ट पार्टियां थीं, उनके लेखक संगठन थे, और आगे चल कर के नक्सलबाड़ी आंदोलन में भी बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स बने, बहुत सारे बिखराव आए। इस पूरे आंदोलन पर, नक्सलबाड़ी आंदोलन पर, उसके बिखराव पर रमेश उपाध्याय की कहानी ही है डेल्टा, कि कितने टुकड़ों में बंट जाते हैं, कितने खंडों में ये लोग बंट जाते हैं। एक तो ये कहना है मुझे कि धीरे धीरे अरुण कमल के बाद भी एक नई पीढ़ी आती है 90 दशक में, जो हम लोगों की पीढ़ी है, जिसमें रंजित वर्मा भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, मदन कश्यप भी हैं। तो ये पूरी की पूरी जो पीढ़ी है, ये एक तरह से 8वें दशक के कवियों के सम्मोहन से जुड़ी रहती है और उसके दबाव में काम करती है। मेरे जैसा रचनाकार और कवि एक लंबे अरसे तक इन कवियों के सम्मोहन से बंधा रहा, लेकिन वो जादू टूटा, लेकिन कुछ देर से टूटा। दरअसल जो 8वें और 9वें दशक के कवि हैं, 9वें दशक के कवियों में भी एक नई परिघटना सामने आती है, लोक से जुड़ने की, लोक चेतना से जुड़ने की। तो उसमें लोक की चेतना कम दिखाई देती है। हमारी पीढ़ी के बहुत सारे कवि ऐसे हैं जिनमें लोक जीवन के, लोक भाषा के शब्द तो आते हैं कविता में छौंक और बघार की तरह, लेकिन जो सचमुच लोक का की जीवटता है, जो लोक का संघर्ष है, जो लोक की चेतना है, जो हमारी लोक संस्कृति है,
कवियों का सीधे उससे कोई सरोकार, उससे उसका कोई कमिटमेंट नहीं होता है। और इन्हीं सब चीज़ों के बीच में बहुत सारी बहसें चली हैं 8वें और 9वें दशक के कवियों पर, उनके विवाद को लेकर के। उस तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1990 के बाद अचानक जो हिंदी की तथाकथित कविता की जो मुख्य धारा है, वह जो मुख्य धारा है वो बहुत सिकुड़ जाती है, बहुत संकुचित हो जाती है। समकालीन हिंदी कविता की जो सिमटी हुई, जो संकुचित दुनिया है, उसमें ही कई खेमे दिखते हैं। 8वें दशक के कई कवियों के अपने अपने गिरोह देखे जा सकते हैं। अब तो इसी दौर के एक कवि ने कहा भी कि कविता में गिरोह चलाना कोई बुरी बात नहीं है। अरे भाई, जब आप लेखक संगठन से जुड़े हुए हैं, जब आपके लेखक संगठन की एक विचारधारा है, उसके गठन की एक अपनी प्रक्रिया है और परिवर्तनकामी चेतना से आप जुड़े हुए हैं, तो आप संगठन को महत्व न देकर के, विचारधारा को महत्व न देकर के गिरोह को महत्व दें। गिरोह में तो निजी पसंद काम करती है, गिरोह में विचारधारा पीछे हो जाती है। तो इसी दौर में 8वें दशक के इन कवियों ने एक काम ये शुरू किया कि नई पीढ़ी के कवियों को चुन चुन करके अपनी पसंद के हिसाब से उन पे अपना ठप्पा लगाना शुरू किया कि फला फला कवि, ये 3-4 कवि अच्छा लिख रहे हैं। अच्छा, हमने देखा कि 9वें दशक के जिन कवियों का नाम ये कवि लेते रहे हैं, वे कवि बहुत जल्दी चुक जाते हैं। उनकी कविता लिखने की जो जिजीविषा है, उनका कविता लिखने का जो संघर्ष है, वो खत्म हो जाता है। एक तो ये, और दूसरी ओर अब भी हिंदी कविता पर जो बहसें चल रही हैं फेसबुक लाइव वगैरह पर, तो हमने देखा कि उसमें एक बहुत बड़ी संख्या को, उन कवियों को इग्नोर किया जाता है जिन्होंने हिंदी कविता की संकुचित धारा को, हिंदी कविता की सिकुड़ी हुई धारा को, उसके पाठ को चौड़ा करने का काम किया। जैसे 1990 के बाद खास तौर से हिंदी में जो 2 विमर्श शुरू होते हैं, स्त्री विमर्श और दलित विमर्श, तो उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण दलित कवि सामने आते हैं, बहुत सारी स्त्रियां सामने आती हैं, बहुत सारे अल्पसंख्यक समुदाय के मुस्लिम पोएट्स सामने आते हैं, आदिवासी समाजों से कवि हमारे सामने आते हैं। लेकिन अब भी जो मुख्य धारा के आलोचक हैं, जो तथाकथित मुख्य धारा की बात करते हैं, वो एक खास तरह की कुलीनता में, एक खास तरह के आभिजात्य में फंसे हुए हैं। वे उन्हीं 4-6 कवियों का नाम लेते हैं जो सवर्ण नाम है, चेहरे हैं, उन्हीं नामों को लेते हैं। अब जैसे 8वें दशक के कवियों में शायद ही कोई कवि हो जिसने मलखान सिंह की तरह कविता लिखी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की तरह कविता लिखी है। जो तड़प, जो छटपटाहट, जो बेचैनी मलखान सिंह की कविता में है। उनके 2 संग्रह छपे हैं, ज्वालामुखी के मुहाने और एक और उनकी पुस्तक है मैं ब्राह्मण, उसका नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। तो उनकी कविताओं में जो पीड़ा है, उनकी कविताओं में जो तकलीफ है, जिस शिद्दत के साथ, जिस सादगी के साथ वो रखते हैं, हमें नहीं लगता है कि 8वें दशक के उन सत्ता पोषित कवियों में, जो सजावटी प्रतिरोध के कवि हैं, उनमें वो बात आती है। इसी तरह से 1990 के बाद बहुत सारे कवि सामने आते हैं। उन्हीं कवियों में असंग घोष भी हैं,
मुसाफिर बैठा है, कर्मानंद आर्य हैं। हाँ, मलखान सिंह की जो 2 पुस्तकें हैं उनमें से एक का नाम है ज्वालामुखी के मुहाने और दूसरी पुस्तक है उनकी कविता की सुनो ब्राह्मण। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण संकलन है और मुझे लगता है कि 8वें दशक के जो वे कवि हैं जो पुरस्कृत कवि साहित्य अकादमी अवार्ड पाए कवि, उनकी कविता को और मलखान सिंह की कविता को आमने सामने रख करके पढ़िए, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता को आगे रख करके पढ़िए तो आपको पता चलेगा। सीधे सीधे यहाँ मेरे पास वो अवकाश नहीं है कि मैं उन कविताओं को रख के उनकी तुलनात्मकता के साथ में बात करूं, लेकिन आगे चल करके मैं इस पर एक मेरी पूरी योजना है, एक लेख लिखने की मैं लिखूंगा। तो जिस तरह से 8वें दशक के जो मुख्य धारा के कवि थे तथाकथित, तो वो जिस तरह से एक सुघड़ शिल्प में कविताएं लिख रहे थे, खूबसूरत शब्दों के साथ अपनी कविता को अपने को व्यक्त कर रहे थे। और मलखान सिंह को देखिए कि किस सादगी, किस सरलता के साथ किस तरह से वो अपने समाज की बात को रखते हैं। जो वर्ण व्यवस्था में जो सबसे नीचे का वर्ण है, जो दबा कुचला वर्ग है, जिसने सदियों का संताप झेला है, कैसे उसकी पीड़ा को वो वाणी दे रहे हैं। तो ऐसी कविताओं को कोट नहीं किया जाता है। मैं आलोक धनवा जी को नमस्कार करता हूँ, हमारे बहुत ही प्रिय कवि और जिनको हिंदी में नक्सलवाड़ी आंदोलन से प्रेरित कवियों में मुख्य मानता हूँ और जिनकी अभी गोली दागो पोस्टर कविता हमने कोट की और जनता का आदमी की भी अभी बात की मैंने। तो जो ये त्वरा थी, आलोक धनवा, कुमार विकल, वेणुगोपाल, कुमारेंद्र पाल की पुस्तकें हैं इतिहास। जिस तरह से वीरेंद्र डंगवाल ने हिंदी कविता का विकास किया, उसको आगे बढ़ाया, अब ये वो कवि हैं जिनके शब्दों पर यकीन करने का मन करता है। तो सीधे इनके बाद जो कवि आते हैं, जो थोड़े इनसे जूनियर हैं 2 साल 4 साल, वो हिंदी कविता की पूरी दिशा को बदल देते हैं और अंततः कविता एक तरह से जनवाद और प्रगतिवाद का मुखौटा ओढ़े हुए भी एक तरह से कलावाद की याद दिलाती है। वो आग ही खत्म हो जाती है, वो त्वरा ही खत्म हो जाती है। तो 90 के बाद ये जो कवि आते हैं और जिसमें तमाम कवि जिस तरह से कविता लिखते हैं, मैं दोबारा नाम लेना चाहता हूँ, जैसे आज के दौर में जैसे असंग घोष लिख रहे हैं, जैसे मुसाफिर बैठा अभी उनकी पुस्तक आई है, बीमार मानस का गेह, और कई कविता पुस्तकें आई हैं, जैसे कर्मानंद आर्य कविता लिख रहे हैं, जिस तरह से सूरज बड़त्या का संकलन आया है रश्मि प्रकाशन से, जिस तरह से नामदेव का संकलन आया है। तो बहुत सारे इसी तरह से मुस्लिम कवियों में सिर्फ एक नाम आजकल लिया जा रहा है, जो अभी हाल ही में भारत भूषण अग्रवाल सम्मान से पुरस्कृत हुए हैं पिछले सालों में, अदनान कफील दरवेश। लेकिन कोई नासिर अहमद सिकंदर का नाम नहीं लेता, कोई शहंशाह आलम का नाम नहीं लेता, कोई अनवर सुहेल का नाम नहीं लेता, कोई असलम हसन का नाम नहीं लेता। क्यों भाई? इसी तरह से हमारे बहुत सारे कवि 90 दशक में या उसके बाद के दशकों में, सन 2000 के बाद जिन्होंने अच्छा लिखा, लोग उनका नाम नहीं लेते। अब ये जितने गिरोह हैं और जितने इनके सरदार हैं, तो वे हरे प्रकाश उपाध्याय का नाम नहीं लेंगे, वे कुमार वीरेंद्र का नाम नहीं लेंगे, वे सुदूर पूरब में कविता लिख रहे दिनकर कुमार का नाम नहीं लेंगे, उत्तराखंड में लगातार जन संघर्षों से जो जुड़े हुए हैं, जो अच्छी कविताएं लिखते हैं, महेश पुनेठा, उनका नाम नहीं लेंगे, मोहन कुमार डहरिया का नाम नहीं लेंगे, राजेश झरपुरे का नाम नहीं लेंगे। लखनऊ में कविता के लिए दिन रात मेहनत करने वाले, अच्छा काम करने वाले, वे कौशल किशोर का नाम नहीं लेंगे, वो रंजीत वर्मा का नाम नहीं लेंगे। तो मेरा
नक्सलबाड़ी और कविता पर बात करते हुए आप सभी साथियों से निवेदन यह है कि जो हिंदी में जेन्युइन कविता लिखी जा रही है, जिसमें सामाजिक सरोकार बचे हुए हैं, जिनमें नक्सल आंदोलन की त्वरा, उसका प्रतिरोध बचा हुआ है, उन कवियों पर गंभीरता से बात होनी चाहिए, उनको नोटिस में लिया जाना चाहिए। दिक्कत यह है कि सारे लोगों के कुछ अपने रटे रटाए नाम हैं, और हिंदी की समकालीन कविता में जोर देकर के कहना चाहूँगा कि वह एक खास तरह के आभिजात्य में, उसके षड्यंत्र में फंसी हुई है। इनके सरदारों के, इनके गिरोहों के दिल बहुत छोटे हैं, बहुत संकीर्ण हैं। वे बस अपनी पसंद के कुछ कवियों को चुन करके उनके साथ चलते हैं और हिंदी कविता पर बातचीत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कवयित्रियों में शुभा का नाम नहीं आता है। बहुत अच्छी कविताएं लिखती रही, लेकिन कुछ गिने चुने नाम हैं जो लोगों की जुबान पर आते रहते हैं। तो कहने का मतलब कि जो हिंदी में कविता लिखी जा रही है, आज तमाम कवि कविता लिख रहे हैं, उसमें तमाम वर्गों, वंचित समुदायों से आए हुए लोग कविता लिख रहे हैं। तमाम घरों में बैठी हुई स्त्रियां कविता लिख रही हैं, जो अपने जीवन, अपने समाज की सच्चाई को सामने ला रही हैं। उनको ये कह के आप नहीं खारिज कर सकते, उनकी कविता में अनुभव नहीं है, उनमें अनुभूतियां हैं सिर्फ, ऐसा कह के आप खारिज नहीं कर सकते। तो बहुत सारे इन कवियों पर हमारा ध्यान जाना चाहिए, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। दूसरी बात कि आज क्यों आप चाहते हैं कि हमारे छोटे छोटे बाड़े बने रहें? आपके सामने आपकी जो विचारधारा है, उसका तो एक बृहत्तर लक्ष्य है, पूरे देश में, पूरे समाज में बदलाव लाना, परिवर्तन लाना, समतामूलक समाज बनाने का आपका स्वप्न है। और आप इन छोटी छोटी रूढ़ियों में, छोटे छोटे बाड़ों में फंसे हुए हैं। अब जो 8वें दशक के कवि हैं, उन पर एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि उनमें जितने कवि हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, चाहे अमुक जी हों, तमुक जी हों, अला हों, फला हों, अंत में आप देखिए कि जैसे सारी नदियाँ अंत में जाकर समुद्र में मिल जाती हैं। तो अंततः इन सारे गिरोहों का जो पर्यवसान है, जो विसर्जन है, वो जा कर के होता है समुद्र में। जिस तरह से नदियों का, वैसे ही इन सारे गिरोहों का मिलन जा कर के होता है। अशोक वाजपेयी के की जो रजा एकेडमी है, उसमें जा कर के उनका विलोपन होता है। और ये भी बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, मैं कहूँगा कि त्रासदी है, कि जिस तरह से हम एक वाम चेतना से जुड़े हुए लोग बृहत्तर परिवर्तन के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, वो बहुत पीछे चला गया है। और जिस तरह आज हमारी वर्तमान सत्ता है, जो शासक वर्ग है, जिस तरह से असहमतियों को जगह नहीं दी जा रही है, जिस तरह से समाज में आलोचना का स्पेस घटा है, उसको महत्व नहीं दिया जा रहा है। और जिस तरह से लिखने पढ़ने वाले जो रचना कर्मी हैं, संस्कृत कर्मी हैं, रंग कर्मी हैं, वो एक तरह से सिकुड़ रहे हैं और संकोच में आ गए हैं। तो उसमें अभी कहा जा रहा है कि भाई अभी तो लड़ाई संविधान बचाने की है, लड़ाई सेकुलर भारत को बचाने की है। तो अब इसकी आड़ में भी बहुत सारे जो लोग हैं, वह लगातार लचीलेपन के नाम पर इतना लचीलापन खो चुके हैं कि जिनमें लचीलापन थोड़ा बचा ही हुआ नहीं। लचीलापन जिनका कुछ भी बचा हुआ नहीं है, जैसे पजामे का रबर का नाड़ा होता है, जिसको खींचते खींचते अंततः कुछ लोग ऐसा कर देते हैं कि वो नाड़ा टिकता ही नहीं है, पजामा सड़क के नीचे आ जाता है। तो हिंदी कविता को लेकर के जो मैं एक दो बातें और करना चाहता हूँ
अगर समय हो रंजित वर्मा जी इजाज़त दें तो एक बात दो बात मैं और करना चाहूँगा कि नक्सलबाड़ी का आंदोलन जिस तरह से शुरू हुआ था वह ठीक उसी तरह से बरकरार तो नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे दल हैं, बहुत सारे ऐसे खेमे हैं जो नक्सलबाड़ी के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं, अपना कारोबार चला रहे हैं, अपना गिरोह चला रहे हैं एक तरह से। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि नक्सलबाड़ी आज हमारे देश में, हमारे समाज में, पूरी दुनिया में सिर्फ एक गांव का नाम भर नहीं है, बल्कि नक्सलबाड़ी आज के दौर में भी एक प्रतीक में बदल गया है, एक रूपक में, एक मेटाफर में बदल गया है। वह विरोध, वह प्रतिरोध की चेतना का प्रतीक बन गया है। तो मुझे लगता है कि आज भी अगर बहुत सारे कवि, दलित कवि, बहुत सारे मुस्लिम कवि, बहुत सारे मुख्य धारा के भी कवि जो प्रतिरोध की चेतना को अपनी कविता के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं, उनको मैं रेखांकित करना चाहता हूँ। उनका मैंने नाम भी लिया, मैं उनका नाम बार बार दोहराना नहीं चाहता हूँ। लेकिन आज जिस मोड़ पर हम लोग हैं, उस मोड़ पर स्थितियाँ इस तरह से हो गई हैं कि आज तो हर कोई अगर सच की बात करता है, आज हर वो आदमी, आज हर वो रचनाकार, आज हर वो कवि जो सच की बात कर रहा है, जो सच्चाई की बात कर रहा है, जो असहमतियों की बात कर रहा है, जो सत्ता पर सवाल खड़ा कर रहा है, जो व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा कर रहा है, आज बहुत आसानी से उनको कहा जा रहा है कि तुम अर्बन नक्सल हो। अर्बन नक्सल शब्द विमल जी को नमस्कार, कौशल जी, नहीं मैं अपनी बातें जितनी हैं वो मैं पूरी करूंगा, बहुत ज़रूरी बातें हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि आज के दौर में हमारे समाज का सिर्फ एक हिस्सा ही ऐसा नहीं है पढ़ा लिखा जो कविता लिख रहा है। आज शब्दों पर कुछ चंद पढ़े लिखे लोगों का ही अधिकार नहीं है। ज्ञान आज मुक्त हो रहा है, शब्द मुक्त हैं। जो हमारे हाशिए के लोग हैं, जो उत्पीड़ित वंचित समाज के लोग हैं, जिनको पहले कुछ कहने से रोका जाता था, जिनको कुछ पढ़ने से लिखने से रोका जाता था, जो वेद नहीं पढ़ सकते थे, जो पुराण नहीं पढ़ सकते थे, जिनको ऋचाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, आज वो सब लिख रहे हैं। हमारी आधुनिकता ने, हमारी आज़ादी ने, हमारे देश के संविधान ने उनको ये हक दिया, उनको ये समान अधिकार दिया कि तुम अपनी बात कह सकते हो, तुम अपनी आवाज़ को उठा सकते हो, तुम अपनी सच्चाई का बयां कर सकते हो कविता में। तो आज तो चारों तरफ से बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, जैसे हमने कई नाम आप लोगों के सामने गिनाए। और आप देखिए कि सच्चाई से टकराने वाला, सच्चाई से जूझने वाला जो वंचित समुदाय का आदमी है, उसकी कविता में आपको कला भले कम मिले लेकिन सच्चाई कम नहीं मिलेगी। और वो सच्चाइयाँ ऐसी हैं जिसको पढ़ते हुए आप उद्वेलित होते हैं, जो सच्चाइयाँ आपको जलाती हैं, आप में एक बेचैनी, एक छटपटाहट पैदा करती हैं। तो आज हिंदी आलोचना के सामने भी एक गंभीर संकट है। दरअसल हमारे समाज में आलोचना का स्पेस ही कम हो गया है। आज अपने परिवार के अंदर या परिवार के बाहर
या जिस संस्था में आप काम करते हैं, कहीं भी या पूरे देश में, मीडिया में, कहीं भी आलोचना के लिए लगातार स्पेस कम होता जा रहा है, उसकी जगह सिकुड़ती जा रही है। कोई आलोचना सुनना नहीं चाहता। इसका मतलब है कि जब हमारा समाज एक ऐसा समाज हो जाए जो आलोचना को सुनना न चाहे, न आम आदमी सुनना चाहता है, न सत्ता सुननी चाहती है, आलोचना को कोई सुनना नहीं चाहता है, तो ये इसकी पहचान है कि हमारे देश में निरंतर जो डेमोक्रेसी है, जो हमारा जनतंत्र है, वो कमज़ोर हो रहा है। लगातार हमारे देश में भी और पूरी दुनिया में भी लगातार जो दक्षिणपंथी हैं वे प्रभावी होते जा रहे हैं और लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए जगह सिकुड़ती जा रही है। आज कोई भी आपसी रिश्ते में भी या कोई सत्ता पक्ष का आदमी है, कोई मीडिया में बहस कर रहा है, तो कोई अपने खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहता है। लगातार लेखकों और कवियों को भी एक तरह से एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, एक ऐसा माहौल निर्मित किया जा रहा है जहां आप सच बोलने से कतराएं, सच बोलने से पीछे हटें। थोड़ा और मैं पीछे लौट के जाना चाहूँगा। तो जो 8वें दशक के कवि थे, जिनके बारे में हमने कहा कि उनकी कविताएं देखने में तो ऐसी लगती हैं कि प्रगतिवादी हैं, जनवादी हैं, लेकिन कहीं गहरे उसमें कलावाद भी समाया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा जो आज का दौर है, उसने 8वें 9वें या दशकों के अंदर जो कविता को बांटने की प्रवृत्ति थी, उसको तोड़ने का काम किया है। जो दलित लेखक, जो दलित कवि, जो स्त्री कवयित्रियाँ हमारे सामने आ रही हैं, जो किसी भी उम्र में कविता लिखना शुरू कर रही हैं, तो इन्होंने एक तरह से दशकों में कविता को बांट के रखने की चीज़ को तोड़ा है। तो मैं तो ये अच्छा, दूसरी बात कि आज सिर्फ हमारे सामने पत्रिकाएं नहीं हैं, ये मैं बार बार जोर देकर के कहना चाहूँगा कि आज हमारे सामने कविता को लाने के लिए सिर्फ लघु पत्रिकाएं या साहित्यिक पत्रिकाएं नहीं हैं। आज की दुनिया बदल चुकी है, आज की टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, आज हम नेट से जुड़े हुए हैं, आज हमारे सामने सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ब्लॉग्स हैं, इंटरनेट मैगजीन्स हैं, बहुत सारे माध्यम हैं कि हम लिख करके तत्काल अपने को व्यक्त कर सकते हैं। तो इसके अपने खतरे भी हैं, लेकिन इसके अपने फायदे भी हैं। बहुत सारी अभिव्यक्तियां सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया के चलते आज बहुत सारी सच्चाइयों को हम जान पा रहे हैं, वरना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया पर हम डिपेंड करते हैं तो बहुत सारी सच्चाइयों से वाकिफ नहीं हो पाते। तो वे कवि जिन्होंने पत्र पत्रिकाओं में अपने लिए खास स्पेस बना लिया था और जो आलोचना में, बहसों में कुछ सिलेक्टेड लोगों को लेकर के साथ चलते थे और जिनके अपने अपने गिरोह थे, मेरा अपना मानना है कि सोशल मीडिया के आने के बाद, इंटरनेट के आने के बाद, फेसबुक के आने के बाद, उत्पीड़ित, वंचित, शोषित समाज से आने के बाद जो तमाम कवि सामने आए, अब हिंदी कविता का परिदृश्य ठीक वैसा ही नहीं है। और मुझे लगता है इन कवियों की बहसों को सुनते हुए, जो 8वें दशक के जो अपने को प्रोमिनेंट कवि मानते हैं, उनको सुनते हुए अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं गहरे उनमें एक तरह का फ्रस्ट्रेशन भी आ रहा है, क्योंकि बाड़ेबंदी टूट रही है। और जैसा कि हिंदी में हम मानते हैं कि जो हिंदी की समकालीन कविता है वह नक्सलवाड़ी आंदोलन के बाद ही शुरू होती है। और जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा कि धूमिल ने असहमति से समकालीनता को डिफाइन किया। तो समकालीनता का मुख्य लक्षण है, समकालीनता की मुख्य पहचान ही है असहमत। आप डिसएग्री करते हैं कि नहीं, आप आलोचना करते हैं कि नहीं, आप प्रश्न पैदा करते हैं कि नहीं,
आप क्वेश्चन करते हैं कि नहीं। तो ये आज का दौर है, और जिसमें एक से एक तथ्य उभर के सामने आ रहे हैं। जैसे एक छोटी सी बात का मैं जिक्र करना चाहूँगा। यह पूरा का पूरा जो दौर है, यह हिंदी कविता में मिथ के टूटने का भी है। जो बड़े बड़े मिथ बने हुए हैं कि फला कवि बहुत बड़े स्तंभ हैं। जैसे अभी तक हम लोगों ने ये सुना कि हिंदी में एक आंदोलन चला छायावाद। तो छायावाद के प्रमुख स्तंभों में एक नाम आता है सुमित्रानंदन पंत का भी। अभी कुछ ही दिन पहले मैं चौंक गया यह देख करके, मुसाफिर बैठा ने अपनी फेसबुक वॉल पर पंत की एक पुरानी कविता को किसी पुरानी पत्रिका से कोट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पंत ने एक ऐसी कविता लिखी है जिसको पढ़ करके आपको लगेगा जैसे किस तरह से दलितों के प्रति उनके मन में घृणा की भावना है। तो इस तरह की बातें उभर के सामने आ रही हैं। आज कोई कितना भी बड़ा कवि रहा हो, उस पर कोई सवाल खड़ा कर सकता है। कोई वेद पर सवाल खड़ा कर सकता है, कोई पुराण पर सवाल खड़ा कर सकता है, कोई रामचंद्र शुक्ल पर सवाल खड़ा कर सकता है। तो ये जो माहौल बना है, ये जो जैसा कि बहुत से लोग कहते भी हैं कि भले ही हमारी डेमोक्रेसी कमज़ोर पड़ी हो, भले ही हमारी डेमोक्रेसी सिकुड़ी हो, संकुचित हुई हो, लेकिन कविता में डेमोक्रेसी बढ़ी है। सोशल मीडिया में अभिव्यक्ति की आज़ादी बढ़ी है। अभी तो उस पर कोई रोक नहीं है, उस पर कोई बंदिश नहीं है। तो तमाम लोग खुल करके अपनी बातें लिख रहे हैं। तो मेरा मानना है कि बहुत सारे लोग कविता लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग कविता में अपने प्रोटेस्ट को दर्ज कर रहे हैं। और भले ही नक्सल आंदोलन अपने मूल स्पिरिट के साथ हमारे बीच में न हो, लेकिन जो उसकी मूल स्पिरिट है, जो उसने प्रोटेस्ट का पाठ पढ़ाया, जो प्रतिरोध का पाठ पढ़ाया, सच्चाई को सामने रखने की तमीज़ का पाठ जो उसने पढ़ाया, तो वो बखूबी बहुत सारे कवियों में देखा जा सकता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं दिनकर कुमार को पढ़ रहा था, जो असम में गुवाहाटी में रहते हैं। राजेश झरपुरे को पढ़ रहा था, मोहन कुमार डहरिया को पढ़ रहा था, हरे प्रकाश को पढ़ रहा था, कुमार वीरेंद्र की कविताओं को पढ़ता रहता हूँ, असंग घोष को, सूरज बड़त्या को, नामदेव को पढ़ता रहता हूँ, रंजीत वर्मा, कौशल किशोर, भगवान स्वरूप कटियार। तो यहाँ के जो एलीट कवि हैं लखनऊ में भी, जो सीनियर पोएट हैं लखनऊ के, वे भी इन कवियों से दूरी बनाते हैं, इन कवियों को अपने साथ नहीं जोड़ते हैं। और सबसे दिलचस्प बात है कि कविता में, कहानी में, साहित्य में कम से कम ये बात नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो बहुत सारे गिरोह हैं, गिरोहों के जो सरगना हैं, वे साथी नहीं बनाते हैं। वे नई पीढ़ी के कवियों को अपना भक्त बनाते हैं, उन पर अपना रबर स्टाम्प लगाते हैं। जैसे हमको याद आता है कि बचपन में हम लोगों ने देखा है कि भोजपुर के इलाके में, बिहार भर में सांड पहले दागे जाते थे। तो फला कवि ने फला फला को स्टाम्प लगा दिया, तुम अच्छी कविता लिख रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे कवियों को हमने देखा है कि जो चूक गए बहुत जल्दी, और उनके पास अब खनकते हुए शब्द नहीं हैं, उनके पास अब चमकते हुए शब्द नहीं हैं। वे किसी गहरी सच्चाई को सामने नहीं ला रहे हैं, वे सत्ता से सवाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके यहाँ तुमड़ी से निकले हुए शब्द हैं। जैसे साधुओं की जमात में तुमड़ी होती है, तुमड़ी से खनक बहुत कमज़ोर होती है, उसकी साफ ध्वनि उसकी नहीं निकलती है। तो तुमड़ी के शब्द बचे हुए हैं उन कवियों के पास जो पोषित पालित कवि हैं। और समकालीन कविता में यह भी एक प्रवृत्ति चली है, यह भी एक ट्रेंड चला है। जैसे गमले में फूल पौधे उगाए जा रहे हों, जैसे बोनसाई
करण किया जाता है पौधों का, छोटे छोटे पीपल, छोटे छोटे बरगद लगाए जाते हैं। तो इस तरह से कलम लगाने का काम हुआ। अब सन 2000 के आसपास के कवियों में कुमार मुकुल भी एक बहुत अच्छे कवि हैं, लेकिन उनकी चर्चा नहीं होती है। तो मैं यहाँ नक्सलबाड़ी और कविता पर बहस के बहाने आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा, आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि कविता पर बात करते हुए पूरे संदर्भ को, पूरे एस्पेक्ट को, पूरे परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सिर्फ एक सीमित नाम के साथ, एक कुलीन अप्रोच के साथ, एक एलिटिज्म के साथ आप कविता के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी बातें थीं और मेरा अपना मानना है कि कविता सृष्टि के आरंभ से, जब से भाषा हमारे सामने आई तब से लिखी जाती रही है और सदियों से हिंदी कविता में प्रोटेस्ट दर्ज होता रहा है। उसमें एक अध्याय नक्सलबाड़ी आंदोलन का भी है, जो एक बहुत ही यूनिक इतिहास रहा है किसान आंदोलन का। और जो नक्सलबाड़ी आंदोलन है, उस आंदोलन को मैं एक पूरी परंपरा में देखता हूँ और जब भी मैं उस पर बात करता हूँ तो मैं 1857 के सिपाही विद्रोह को याद करता हूँ। जब भी मैं उस पर बात करता हूँ तो बंगाल के नवजागरण पर भी बात करता हूँ। तो जो इतिहास के बहुत सारे अंतर्विरोध थे, उसी का प्रतिफलन था, उसी की अभिव्यक्ति थी नक्सलबाड़ी आंदोलन, जिसको हम विस्मृत नहीं कर सकते हैं। और अब भी नक्सलबाड़ी आंदोलन से, उसकी मूल भावना से बहुत सारे जो कवि हैं वे प्रेरित होते हैं। और हिंदी कविता में अब भी बहुत सारे कवि हैं जिनका नाम गिनाया, बहुत कुछ का नाम छूट भी गया। प्रोटेस्ट दर्ज हो रहा है और कविता आज भी, इस मुश्किल वक्त में भी, कविता इस संकट की घड़ी में भी, कविता इस अंधेरे समय में भी अब भी हमारे साथ खड़ी है और वह हमारे जीवन की सच्चाई को सामने ला रही है, वह सत्ता से सवाल भी कर रही है। तो ऐसे कवि हैं, बहुत सारे कवि हैं जिनकी कविताओं पर बात की जानी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बात अब यहीं पूर्ण होती है और मैं आप सबसे अब विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।